आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे भाई। देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि आज की क्लास में हम करने वाले हैं धुआं धुआं। और पता है क्या चीज़ का धुआं धुआं मेरे भाई? तो क्वेश्चन का धुआं धुआं। और ये मैं आपको बता दूं सर कि आज की क्लास में फिजिक्स का टॉप 20 क्वेश्चन हमने आपके लिए लेकर के आया। और ये 20 क्वेश्चन को देखोगे ना सर तो सिस्टम तुम्हारा हिल जाएगा। ये कैसे पता चलेगा? देखो, सवाल को पहले मैं आपको दिखाता हूं सर, जरा आप क्वेश्चन को देखना। कितना हेवी क्वेश्चन हमने आपके लिए लेकर के आया है। यही सब क्वेश्चन को कहा जाता है कि सिलेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चन का मतलब होता है कि 100% एग्जाम में आने वाला सवाल। और आज की क्लास में हम वैसा ही सवाल आपके लिए हमने लेकर के आया मेरे भाई। जब झारखंड पॉलिटेक्निक का एग्जाम हुआ था ना सर, तो लोगों का रिस्पॉन्स इतना अच्छा था सर कि हमारा दिल ना गदागद हो गया। और मैं वादा करता हूं सर कि अब की बार आपका बेड़ा भी पार होने वाला है। जरा शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से एसके साइंस क्लासेस को देखते रहना, ठीक है सर। देखो, सवाल देखोगे ना सर तो दीवाने हो जाओगे। कितना अच्छा न्यूमेरिकल हमने लेकर के आया आपके लिए सर। बहुत सवाल है, एक दो नहीं मेरे भाई, टोटल आपको 20 सवाल है आपके लिए, ठीक है। चलिए आइएगा सर, एक नंबर सवाल से मुलाकातें करते हैं। सबसे पहले आपको एक नंबर सवाल क्या कहता है, जरा गौर करना सर। कहता है ना मेरे भाई, थोड़ा सा सर लाइटिंग का प्रॉब्लम जो है ना सर वो आज तक रहेगा, ठीक है। कल से जो लाइटिंग का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा फेस के जो लाइट होता है सर वो थोड़ा सा कम है, वो कल आपका ठीक हो जाएगा। बट आज भर आप पेशेंस बना करके बैठिए, तभी मजा आएगा सर, ठीक है। आना कहता है क्या सर कि विद्युत हीटर लगाने से लाइट डिम पड़ जाती है, क्यों? अच्छा, आपके घर में विद्युत हीटर है? नहीं है सर। अगर नहीं है ना सर तो दूसरे के घर में अगर है ना तो वो आपको बताएगा। जब वो विद्युत हीटर लगाता है ना सर तो सारा लाइट जो होता है वो डिम पड़ जाता है, क्यों? क्योंकि मेरे भाई हीटर अधिक प्रबलता की धारा लेता है। हमने क्या बोला है कि विद्युत हीटर लगाने से लाइट डिम पड़ जाता है, क्योंकि विद्युत हीटर जो है मेरे भाई वो अधिक प्रबलता की धारा लेता है। हमने क्या बोला है कि विद्युत हीटर लगाने पर लाइट डिम पड़ जाता है, क्योंकि विद्युत हीटर जो है वो अधिक प्रबलता की धारा लेता है। अच्छा, आपसे ये पूछेगा मेरे भाई कि हीटर का तार क्या चीज का बना होता है? हीटर का तार बना होता है क्या चीज का? तो हीटर का तार जो बना होता है मेरे भाई वो नाइक्रोम का होता है। किसका होता है मेरे भाई? नाइक्रोम का होता है। हमने क्या बोला है कि हीटर का तार बना होता है क्या चीज का? तो जो हीटर है ना मेरे भाई, तो हीटर का जो तार बना होता है ना सर वो आपका नाइक्रोम का होता है। किसका होता है मेरे भाई? नाइक्रोम का होता है। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो जरा अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। सवाल नंबर 2 देखना क्या कहता है। बहुत हल्का क्वेश्चन है मेरे भाई, एकदम जो कहता है ना सर, सिलेक्टेड का मतलब सिलेक्टेड और सिलेक्टेड का मतलब सिलेक्शन दिलाना, ठीक है। मेरा एक मकसद है सर, ठीक है। आइएगा जरा, कहता है विद्युत पंखा 220 वोल्ट पर 1.5 एम्पीयर की विद्युत धारा लेता है, तो पंखे की शक्ति क्या होगा? हमें क्या बोला है कि एक विद्युत पंखा है और पंखा का जो वोल्ट है मेरे भाई, यानी भी का जो मान है मेरे भाई वो 220 वोल्ट है। अच्छा, इस पे कितना एम्पीयर की धारा लेता है मेरे भाई? तो आपको 1.5 एम्पीयर की धारा लेता है। यानी कहने का सेंस है आई बराबर हो गया 1.5 एम्पीयर। हमसे क्या पूछा? शक्ति, और शक्ति बोले सर तो पी, यानी पी बराबर क्या होता है? जरा कमेंट करके बता देना सर। पी बराबर होता है भी गुने आई। हमने क्या बोला है? P बराबर होता है भी गुने आई। जरा गौर करना सर, एक सेकेंड। हेलो, अच्छा ठीक है, अभी क्लास चल रहा है, ज्वाइन हो जाएगा, ठीक। अच्छा, एक बात और बता देना चाहता हूं सर, जो एप्लीकेशन पे सारे क्लासेस नहीं चल रहा था ना, वो क्लासेस आज से चलना स्टार्ट हो गया है। और एप्लीकेशन पे केमिस्ट्री का एक नया टीचर आए हैं, तो आपको डेली क्लासेस आप मिलेगा सर। आपने पैसा दिया था तो वो पैसा को हमको सर थोड़ा सा चुकती करना था, आपको सिलेक्शन दिलाना था। इसीलिए सर हम एक बेहतर टीचर की हमारा एक तलाश था, वो मिल चुके हैं। जाकर के एप्लीकेशन पे देख लीजिएगा, ठीक है। आइएगा, अब देखिए सर क्या करना है। 220 वोल्ट और गुने 1.5 एम्पियर, तो 220 वोल्ट में से 1.5 से गुना कर दो मेरे भाई। तो देखो कुछ नहीं करना, ऐसे कर दो सर, ये 220 और गुने 1.5, ये पॉइंट हटेगा, बट्टा में 10 आएगा, एगो जीरो से एगो जीरो गला खुपचे में सर जी। ये 22 को 15 से गुना कर दो मेरे भाई, 22 को 15 से गुना कर दो, 5 दूनी 10, 10 का हो जिथु जीरो, अब 5 दूनी 10 और 2 हो गया कितना? 12। अब 12 का लिखो 2 और 2 एकम 2 1 3, कितना? 320। यानी कितना हो गया मेरे भाई? 320। शक्ति बोले सर तो वाट। शक्ति कैसा है? मात्रा क्या होता है? वाट, यानी 320 है।
320 की 330, पचतिया 15, आए रुजा 5 दूनी 10, अब 5 दूनी 10, अच्छा एक 13 ना हो जाएगा सर, ये 330 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 330 वाट। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो अगली सवाल की तरफ तो बढ़ो ना जी। अच्छा ये सवाल देखना मेरे भाई, जब ये सवाल देखोगे ना सर तो सिस्टम पता है क्या कहेगा कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आओ सर जरा इसे देखते हैं क्या कहता है। कहता है यदि गैस का आयतन स्थिर बनाए रखे, मतलब कहने का सेंस है मेरे भाई कि गैस का जो आयतन है, गैस का आयतन स्थिर, मतलब गैस का आयतन जब स्थिर मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं। कहता है गैस का आयतन स्थिर बनाए रखा जाए तो ताप के बढ़ने पर गैस का दाब क्या होगा। यानी कहा है क्या सर कि जब गैस का आयतन स्थिर बना रहेगा और ताप क्या होगा, तो ताप हमारा बढ़ने से, ताप बढ़ने से दाब हमारा क्या होगा। जब ताप बढ़ेगा सर तो हमारा दाब क्या होगा। सवाल समझा कि नहीं समझा। देखो सर यहां से समझना, ऐसे समझना, आयतन रहेगा स्थिर, ताप बढ़ेगा, हमने क्या बोला है आयतन रहेगा स्थिर, हमने क्या बोला है गैस का आयतन रहेगा स्थिर, ताप बढ़ेगा तो दाब क्या होगा। तो जैसे ताप बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक दाब भी हमारा क्या होगा सर बढ़ेगा। यानी क्या होगा सर ये बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, तो बी हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या बोला है सर कि जब गैस का आयतन रहेगा स्थिर और ताप बढ़ेगा तो दाब ऑटोमेटिक बढ़ेगा। हमने क्या बोला है कि जब गैस का आयतन रहेगा स्थिर और ताप बढ़ेगा तो दाब ऑटोमेटिक बढ़ेगा। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन होता है मेरे भाई कि जब जल जमता है, जब जल जमता है मेरे भाई, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछता है कभी क्या आपको ताप से रिलेटेड। कहता है क्या सर कि जब जल जमता है तो अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है। इसे नोट कर लेना सर। हमने क्या बोला है, जब जल जमता है, ठीक है, जब जल जमता है तो अणुओं के बीच की दूरी बढ़ता है। हमने क्या बोला है सर कि जब जल जमता है, जब जल जमता है तो अणुओं के बीच की दूरी बढ़ता है। हमने क्या बोला है सर, जब जल जमता है तो अणुओं के बीच की दूरी बढ़ता है। हमने क्या बोला सर, जब जल जमता है तो अणुओं के बीच की दूरी बढ़ता है। इस बात को जरा नोट कर लेना। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई, अच्छा रहने दो, यहां समझ लेना। ठीक है, जब जल जमेगा तो अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगा, जब जल जमेगा तो अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगा। क्या मैंने ठीक बोला ना जी? हाँ एकदम सही बोलते हैं। आइएगा सवाल नंबर कितना, ये कितना था रे, कितना था कितना था कितना, 4 नंबर होगा। अच्छा ये सवाल बड़ा गजब है मेरे भाई। आओ सवाल कहता है ना सर कि वायुमंडलीय दाब पर जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबालता है। अच्छा जल को मेरे भाई 100 डिग्री सेल्सियस पर उबालता है, यदि दाब कम कर दिया जाए तो पानी उबलेगा। अच्छा सवाल समझा कि नहीं समझा। ये रट्टे वाला सवाल ना है रे, रटबे तो जेबे खुपचे में सर, सवाल को समझबे तो जेबे सिलेक्शन की ओर। हमारा सिंपल फंडा, सिंपल रूल। हम हमेशा से कहते हैं सर कि रटोगे जाओगे खुपचे में सर, और जब समझोगे सवाल को तो जाओगे सरकारी कॉलेज की ओर। हम हमेशा से बोलता हूं सर, आ जाना जरा अच्छा से समझना, ठीक है, आ जाना। हमने क्या बोला है सर कि वायुमंडलीय दाब, जल वायुमंडलीय दाब पर जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबालता है। अब इस बात को समझना, जल जो है मेरे भाई वो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करता है, उबालता है। यदि दाब कम कर दिया जाए, अब सोचो ये जल जो है सर वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबालता है, दाब को हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, तो कहता है सर पानी उबालेगा। अब सोचो जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबालता है, दाब को हमने कर दिया कम, तो पानी उबलेगा। अब न्यूनतम ताप पर, कहां पर उबलेगा मेरे भाई, निम्न ताप पर। कहां पर, निम्न ताप पर। हमने क्या बोला है कि वायुमंडलीय दाब पर जल 100 डिग्री पर उबालता है, वायुमंडलीय दाब पर जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबालता है, यदि दाब कम कर दिया जाए, हमने दाब को क्या कर दिया, कम कर दिया, तो कहता है सर पानी उबलेगा। तो निम्न ताप पर, कहां पर उबलेगा, निम्न
ताप पर उबलेगा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसी से रिलेटेड एक और कहता है किसी वस्तु का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा, कहता है किसी वस्तु की ताप बढ़ाने पर उनके, ये भी नोट कर लो, पूछवे करता है, किसी वस्तु की ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। इसे नोट कर लेना। हमने क्या बोला है सर कि किसी वस्तु की ताप बढ़ाने पर उनके अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। गतिज ऊर्जा बोले तो मेरे भाई काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी बोले तो 1/2 mv²। ठीक है, हमने क्या बोला है कि किसी वस्तु की ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। किसी वस्तु की ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, और गतिज ऊर्जा बोले तो मेरे भाई काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी बोले तो 1/2 mv²। ठीक है, हमने क्या बोला है कि किसी वस्तु की ताप बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। हमने क्या बोला, किसी वस्तु का ताप बढ़ाएंगे तो वस्तु के अंदर जो अणु होगा मेरे भाई, वो अणु का जो गतिज ऊर्जा होगा वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसे नोट कर लेना जरा। ठीक है, चलिए आइएगा सवाल नंबर अगला की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, जरा गौर करना मेरे भाई। ये क्वेश्चन कहता है ना सर, ये क्वेश्चन नहीं सर, ये जलवा है सर, ये रिजल्ट नहीं मेरे भाई, आप सबका प्यार है। ठीक है सर, आ जाइएगा। कहता है सर क्या कि सरल आवर्त गति में किसी कण का विस्थापन धीरे धीरे घट जाता है, उसका आवर्तकाल क्या होगा। देखो सर, हमें क्या बोला है, हमें बोला है ना विस्थापन जो है मेरे भाई वो धीरे धीरे घटता है। विस्थापन क्या होता है सर, ये घटता है। जैसी विस्थापन घटेगी तो आवर्तकाल क्या होगा सर, विस्थापन घटेगी, यहां से सोचना, आवर्तकाल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्थापन घटेगी तो आवर्तकाल ऑटोमेटिक क्या होगा, कम हो जाएगा। हमने क्या बोला सर, आवर्तकाल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। विस्थापन घटता है तो आवर्तकाल भी क्या होता है सर, आवर्तकाल जो होता है मेरे भाई वो कम हो जाता है, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आवर्तकाल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्थापन। ठीक है, आ जाना। हमने क्या बोला है, आवर्तकाल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्थापन, क्योंकि जब विस्थापन की वैल्यू घटेगी तो आवर्तकाल कम हो जाएगी, ऑटोमेटिक है सर। ठीक है, हमने क्या बोला है कि सरल आवर्त गति में किसी कण का विस्थापन धीरे धीरे घटता है। कहा बोला है कि सरल आवर्त गति में किसी कण का विस्थापन धीरे धीरे घटता है, और जब विस्थापन धीरे धीरे घटेगी तो आवर्तकाल ऑटोमेटिक हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, विस्थापन घटेगी आवर्तकाल घटेगी, विस्थापन बढ़ेगी आवर्तकाल बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि आवर्तकाल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्थापन। ठीक है, इस बात को जरा नोट कर लेना। आ जाना सर, यहाँ तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ से एक बात और नोट कर लेना सर, कभी कभी आपसे भी पूछेगा कि त्वरण का मान बढ़ने पर आवर्तकाल का मान क्या हो जाता है। देखो सर, ये विस्थापन था, अब विस्थापन ना देकर के आपको त्वरण कह देगा सर कि यदि त्वरण का मान बढ़ने पर आवर्तकाल घट जाएगा। ठीक है, आ जाना। हमने क्या बोला है सर, हमने क्या बोला है कि जब त्वरण का मान बढ़ेगी तो आवर्तकाल घटेगी। क्यों, क्योंकि त्वरण इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आवर्तकाल। ठीक है सर, आ जाइएगा। तो इस बात को जरा नोट कर लीजिएगा कि जब विस्थापन का मान घटेगी तो आवर्तकाल घटेगी, जब त्वरण का मान बढ़ेगी तो आवर्तकाल घटेगी। हमने क्या बोला, जब त्वरण का मान बढ़ेगी तो आवर्तकाल घटेगी, और जब त्वरण का मान घटेगी तो आवर्तकाल बढ़ेगी। हमने क्या बोला है कि त्वरण का मान घटने से आवर्तकाल क्या होता है सर, सॉरी, त्वरण का मान बढ़ने से आवर्तकाल घट जाता है। हमने क्या बोला है, त्वरण का मान बढ़ने पर आवर्तकाल क्या होता है, घट जाएगा। लेकिन जब त्वरण का मान घट जाएगा तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, है ना सर। आ जाना, इसे नोट कर लेना। एक बात और यहाँ से नोट कर लेना सर, कभी कभी आपसे ये भी पूछेगा सर कि विस्थापन का मान बढ़ने से दोलन का आवर्तकाल क्या हो जाता है सर। अभी जस्ट हमने आपको लिखा है सर कि विस्थापन, अभी विस्थापने वाला तो क्वेश्चन था, विस्थापन बढ़ेगी तो
आवर्तकाल भी क्या होगा सर, आवर्तकाल भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि अभी जस्ट हमने आपको लिखाया है, विस्थापन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर्तकाल, विस्थापन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर्तकाल। यानी कहने का सेंस है सर कि विस्थापन बढ़ेगी तो आवर्तकाल बढ़ेगी, विस्थापन घटेगी तो आवर्तकाल घटेगी, त्वरण बढ़ेगी यानी हमने क्या बोला है सर कि त्वरण का मान जब बढ़ेगी तो आवर्तकाल घटेगी। हमने क्या बोला है सर कि त्वरण का मान बढ़ेगी तो आवर्तकाल घटेगी, और त्वरण का मान घटेगी तो आवर्तकाल बढ़ेगी। ठीक है सर, इस दो बातों को नोट कर लेना है। पहला बात क्या करना, नोट करना है कि विस्थापन बढ़ेगी तो आवर्तकाल बढ़ेगी, विस्थापन घटेगी तो आवर्तकाल घटेगी, त्वरण बढ़ेगी तो आवर्तकाल घटेगी, और त्वरण घटेगी तो आवर्तकाल बढ़ेगी। ठीक है सर, इस बात को क्या कर लेना, आपको नोट कर लेना है। चलिए सर, जरा आइएगा सवाल नंबर अगला की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, जरा शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से गौर करना। अच्छा, ये क्या कहता है सर, जरा इस पे भी हम लोग गौर करते हैं। ठीक है, देखो सर, हमने आपको पहले ही बोला है सर कि ये 20 क्वेश्चन नहीं मेरे भाई, ये 20 क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में आने वाला है सर। ठीक है, क्योंकि हमने इस बात को आपको पहले ही बता दिया है सर कि हम यही क्वेश्चन को करवाएंगे आपके लिए सर जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जरा शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सवाल पे गौर करना। ठीक है सर, चलिए आइएगा। क्या कहता है सर, कहता है ना कि सरल आवर्त गति में प्रत्यानयन बल, अच्छा प्रत्यायन बल आ जाना, प्रत्यायन बल आ जाना, प्रत्यानयन बल निर्भर करता है। देखो, ये प्रत्यानयन बल जो होता है मेरे भाई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्थापन का होता है। ठीक है, आ जाना, यानी हमने क्या बोला है सर कि सरल आवर्त गति में प्रत्यानयन बल निर्भर करता है किस पे, तो विस्थापन पे करता है। ठीक है, आ जाना, इस बात को जरा नोट कर लेना। क्या बात नोट करना है सर, आपको ये नोट करना है कि प्रत्यानयन बल जब बोलेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्थापन का होता है, यानी प्रत्यानयन बल जब निर्भर करता है किस पे, तो विस्थापन पे निर्भर करता है। ठीक है, प्रत्यानयन बल किस पे निर्भर करता है सर, तो विस्थापन पे निर्भर करता है। आपसे पूछेगा प्रत्यानयन बल किस पे निर्भर करता है, तो विस्थापन पे निर्भर करता है। किस पे करता है मेरे भाई, तो विस्थापन पे निर्भर करता है। किस पे करता है, तो विस्थापन पे करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछेगा कि सरल लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल क्या होगा। सरल लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल, सरल लोलक की लंबाई बढ़ने पे आवर्तकाल आ जाना, आवर्तकाल बढ़ता है। इस बात को नोट कर लेना। हमने क्या बोला है सर, हमने बोला है कि सरल लोलक की लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल बढ़ेगी। इसी में एक और नोट कर लेना कि ध्वनि का वेग किसमें अधिकतम होता है। ठीक है सर, आ जाना, इसी से एक और क्वेश्चन पूछता है कि ध्वनि का वेग किसमें अधिकतम होता है, आ जाना। तो देखो सर, ध्वनि का वेग जो होता है सर वो किस में अधिकतम होता है, तो ध्वनि का वेग जो होता है मेरे भाई वो ठोस में अधिकतम होता है। ठीक है सर, और ठोस की अगर मैं बात करूंगा तो जैसे हो जाएगा स्टील। ठीक है सर, ज्यादातर के ऑप्शन में आपको स्टील ही रहेगा। ठीक है, आ जाना। तो हमने आपको पहले क्या बोला है सर कि सरल लोलक की लंबाई बढ़ने से आवर्तकाल क्या हो जाता है सर, बढ़ जाता है। हमने क्या बोला है कि सरल लोलक की लंबाई बढ़ने से आवर्तकाल क्या होता है सर, बढ़ जाता है। सरल लोलक की लंबाई बढ़ने से आवर्तकाल क्या होता है सर, ये बढ़ जाता है। ठीक है, इस बात को जरा नोट कर लेना। ठीक है सर, सरल लोलक की लंबाई बढ़ने से आवर्तकाल बढ़ता है, सरल लोलक की लंबाई बढ़ने से आवर्तकाल बढ़ता है। ध्वनि का वेग किसमें अधिकतम होता है, तो ध्वनि का जो वेग होता है मेरे भाई वो ठोस में अधिकतम होता है, और ठोस में जैसे ज्यादातर के आपको स्टील का ऑप्शन रहेगा आपके ऑप्शन में। ठीक है, चलो इसे जरा नोट कर लेना सर। अगला क्वेश्चन नंबर आना कितना, 7 की तरफ। ये न्यूमेरिकल आपका हो गया। आइएगा जरा इसे देख लेते हैं कितना दम है इसमें। कहता है एक वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। कोई वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है मेरे भाई, ये मोहतरमा, इन्हें उन्हें ना, इन्हें ध्यान दा, हमको मत नो देखो रे, बोर्ड के देखो ना, बोर्ड तो अच्छा लग रहा होगा ना, क्योंकि हमको पता है कि हम अभी काला दिख रहे होंगे। ठीक है सर, आ जाना। हमने क्या बोला है कि एक वस्तु विरामा अवस्था से चलना प्रारंभ करता है। जब कोई वस्तु विरामा अवस्था से चलना प्रारंभ करता है, इसका मतलब सपोजेड मान लो कि अभी हम विरामा अवस्था में हैं और अब हम चलना प्रारंभ किए, और उन्हें पता है हम किसके तरफ जा रहे हैं, उन्हें मोहतरमा है, हाँ हम यहाँ से चलना प्रारंभ किए। इसका मतलब अभी जो मेरे भाई जो अभी मेरा इनिशियल वेलोसिटी है, जो प्रारंभिक वेग है वो 0 है। जब कोई वस्तु
विरामा अवस्था से चलना प्रारंभ करता है तो ऐसे केस में इसका u का जो मान होगा वो क्या होगा, 0 होगा। आना कहता है एक वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है, उसका त्वरण 15 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। त्वरण कितना है, 15 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। त्वरण बोले तो ए का मान कितना हो गया, 15 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। आ जाना 50 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त होने पर, अच्छा वो कितना वेग प्राप्त करता है, यानी कि हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 50 हो गया, 50 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, आ जाना तो उसके चली गई दूरी क्या होगी, हमसे दूरी पूछा है। अच्छा एक फार्मूला आप जानते हैं, पता है क्या, एक फार्मूला होता है सर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस कितना 2as, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस कितना 2as। ठीक है सर, आ जाना। अब इधर से देखना जरा, अब ऐसे देखो सर क्या है सर, यहाँ पे v का मान 50 है तो इसको 50 का स्क्वायर कर दो, बराबर u का मान तो 0 हो गया क्योंकि u का मान 0 तो 0 का स्क्वायर, 2 गुने a का मान है 15 गुने ये s को रहने देंगे क्योंकि हमको यही तो s दूरी है, इसी को तो निकालना है सर। आइएगा ये 50 गुने 50 हो जाएगा सर, आ जाइएगा यहाँ पे क्या है सर, इक्वल टू ये 15 दूनी कितना, ये 30 हो गया, और 30 गुने कितना, ये s हो गया। आप जरा ऐसे आइएगा सर, इसको इधर लाइएगा 30 को, तो ये हो जाएगा 50 गुने 50, अब बट्टा में कितना 30, अब बराबर में कितना s। आइएगा एगो 0 से एगो 0 गला खोपचे में सर, अब इसको काटना, ये 25 से कितना, ये कितना हो गया 25 यानी कितना 250, ये 250, अब बट्टा में कितना हो गया सर, रुक जाओ, 250 बट्टा में कितना, ये 3 हो गया, अब बराबर कितना हो गया s। इस कटेगा रे 8 या 24, आए नहीं कटेगा सर, ये कहाँ कहाँ चल आया, रुको तो जरा तुम हंसकर बोलो ना मुझे भी प्यार हो जाए, 2 गुने 15 2as, 15 दूनी 30, ठीक तो है, आ जाना सर। ये 50 गुने 50, ठीक तो है सर, कहीं तो कोई दिक्कत नहीं नज़र मेरे को आ रहा है। ये s 5 दूनी 10, ये 5 थोड़ा है सर, वो 15 है। अच्छा आ जाइएगा सर, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिएगा, ये जो है ना सर, ये त्वरण जो है ये 15 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर नहीं है सर, ये त्वरण जो है सर वो 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, हमने लिख दिया 15। ठीक है सर, तो 15 के अनुसार से आंसर ये होगा। ठीक है सर, क्योंकि देखो 15 दूनी 30, आईने आएगा तो बट्टा में होगा 30, सिंपल फंडा सिंपल रूल। हमने सोचा कहाँ हम गलत कर दिए हैं, तो इसको 3 से भाग दे दो सर, जब 3 से भाग देंगे 250 में। ठीक है, अगर इसको हम 5 लेकर के चलते हैं, कितना लेकर के चलते हैं, 5 लेकर के चलते हैं। अच्छा 5 लेकर के चलो, छोड़ो 5 लेकर के चलो, जब इसको 5 लेकर के चलेंगे सर इसका आंसर अलग आ जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ से खत्म करो सर, आ जाना, इसको यहाँ से हटाओ ना, इसको डायरेक्ट यहाँ से खत्म करो ना, आ जाना। क्वेश्चन में 5 है, थोड़ा सा ये टाइपिंग गलत कर दिया है। ठीक है, आ जाइएगा, इसको क्या कर दो, ये 5 कर दो, ये 10 नहीं है सर, ये 5 है। ठीक है सर, आ जाना, ये कितना है 5, यानी वी स्क्वायर, वी का मान कितना हो गया 50, तो 50 का स्क्वायर बराबर यू का मान 0 प्लस 2 गुने ये ए का जो मान है ना सर वो 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, तो ये 5 हो गया, और गुने कितना, ये एस हो गया, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 50 और गुने 50 क्योंकि 50 का स्क्वायर है, बराबर कितना हो जाएगा 10 एस हो जाएगा। ये 10 गुना में नीचे आएगा भागा में, और ये कितना हो गया 50 गुने 50, अब बट्टा में कितना 10, अब बराबर में कितना एस आएगा, एगो 0 से एगो 0 खोपचा में 5 5 25 यानी 250 मीटर। यही क्या हो गया सर, मेरा डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस कितना हो गया 250 मीटर, यानी कहने का सेंस है ऑप्शन नंबर सी। इसको जरा आप लोग सुधार लीजिएगा, अगर नहीं सुधारिएगा सर तो आंसर आपको चेंज होगा, इसको काट करके नॉन कर दीजिएगा और नॉन मार दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कब, जब इसको आप 15 लेकर के चलिएगा तब, और 5 लेकर के चलिएगा सर तो 250 मीटर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी की ओर जाएगा। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो अगली सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। आइएगा सर जरा अगला सवाल की तरफ। कहता है एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग से पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंका जाता है। अच्छा, वह अधिक से अधिक ऊंचाई तक पहुंचेगा। आए आए, अच्छा सवाल कौन कौन समझा? कहता है एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग से, यानी एक पिंड जो है सर वो 10 मीटर प्रति सेकेंड की प्रारंभिक वेग से, प्रारंभिक वेग बोला एक कर मतलब इनिशियल वेलोसिटी, और जब इनिशियल वेलोसिटी बोला एक कर मतलब यू का मान कितना हो गया 10, यू का मान कितना हो गया 10।
अब सोचो, एगो वस्तु प्रारंभिक वेग से 10 मीटर प्रति सेकंड प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। सपोजेड मान लो ये वस्तु है, इसको हमने ऊपर की ओर फेंकेंगे तो यहां से इस वस्तु का वेग है 10 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन जब ये वस्तु यहां तक गया और ये वस्तु यहां से पुनः वापस नीचे आ गया, मतलब ये वस्तु यहां पे गया होगा, कुछ सेकेंड से भी कम सेकेंड के लिए कुछ वहां पे रुका होगा, तभी तो ये वस्तु वापस नीचे आया। इसका मतलब इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी 10 और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा मेरे भाई, 0, यानी अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0। वह अधिक से अधिक ऊंचाई तक पहुंचेगा। अब जहाँ पे हमको g का जो मान रखना है वो 10 रखना है। जब g का मान 10 रखना है तो आपको पता होनी चाहिए सर, अधिक से ऊंचाई तक पहुंचेगा, यानी हमको h का मान बताना है, h इक्वल टू वाट। आ जाना सर, ऐसे कटना। आपको पता है v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2as, लेकिन सर यहाँ पे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए के जगह जी करो, क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे काम करेगा, तो ए के जगह जी कर देंगे, गुने एस जहाँ पे है सर वहाँ पे अब डिस्टेंस होगा तो ऊंचाई में होगा, इसको एच कर देंगे। भी का मान 0 हो गया, यू का मान 10 हो गया, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 गुने जी का मान कितना लेना है सर, तो 10 लेना है, जी का मान देखो दिया हुआ है, और गुने कितना एच कर देंगे, आ जाइएगा ये 10 का स्क्वायर। अच्छा हाँ, ऊपर क्यों जा रहा है सर ना, ऊपर की ओर जा रहा है तो आपको निगेटिव लेना होगा, माइनस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी माइनस में लेंगे सर। जब माइनस में लेंगे सर तो ये वाला ऑटोमेटिक प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसको इधर लेकर के आइएगा, ये 10 का स्क्वायर है ना, अब ये पूरा को जो है ना इक्वल की ये साइड लेकर के आइए, क्योंकि ये पूरा जो है ना सर ये माइनस में, इसको माइनस कर दीजिए ना, अगुए में छोड़िए, है ना, माइनस इसको कर दीजिए सर। क्यों, क्योंकि ऊपर तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे खींच रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में, जब अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा होगा इसका मतलब माइनस लेंगे। नहीं समझा रहे, ये वस्तु ऊपर की ओर जा रहा है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको नीचे खींच रहा है, और जब नीचे खींच रहा है तो इसको माइनस की डायरेक्शन में लेंगे। आ जाना सर। अब ऐसे करो, जरा ऐसे करना, नहीं समझा, ऐसे समझो, देखो नहीं समझा, ये होता है हमारा बाई डैश एक्स, ये बाई होता है जब वस्तु ऊपर जा रहा है, अब वस्तु फिर नीचे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी खींच रहा है तो नीचे के डिस्टेंस में माइनस लेंगे, तो यही तो हम आपको बोल रहे हैं सर। ठीक है सर, चलिए आइएगा आइएगा, अब इसको माइनस ले लेंगे तो ये पूरा को इधर भेज दो तो हो जाएगा 2 कितना है सर, ये 2 आ जाना, ये 2 गुने 10 यानी 20 और गुने कितना h, अब बराबर में कितना है सर, ये हमारा 10 का स्क्वायर 100 है। ठीक है, आ जाना, यानी h बराबर क्या हो जाएगा सर, तो ये 100 और बटा में कितना 20, यानी 20 100 5 बार में, यानी h का मान कितना हो गया 5। अब 5 कहीं दे रहा है रे, 5 मीटर काहे नहीं देगा, वो देगा, कहेगा मम्मी पप्पा 5 मीटर वो बोलेगा, काहे न बोलेगा रे, संदीप कुमार है वो बोलेगा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। सबको समझ में आया सवाल कि नहीं आया, जरा अगर आपको नहीं आया सर तो भी हाँ करके कमेंट कर दो, अगर आ गया तो भी ना करके कमेंट कर दो। ठीक है, आ जाना सर। अच्छा, ये सवाल कितने लोग बनाएगा, ये वेक्टर का सवाल है, हमने एक्चुअली आपको वेक्टर पढ़ा रखा है। ठीक है, यूट्यूब पे जा करके सर आप वेक्टर वाले क्लासेस को आप देख लीजिए यूट्यूब पे मेरे भाई, हमने बड़ा शिद्दत और प्यार और मोहब्बत से हमने उस क्लास को लिया। ठीक है सर, आइएगा। कहता है क्या कि एक व्यक्ति 60 डिग्री के कोण पर उत्तर पूरब में 20 मीटर चलता है। अच्छा, 60 डिग्री के कोण पर उत्तर पूरब में, यानी कहने का सेंस है सर कि मान लो उत्तर पूरब इधर है, कितना मीटर चलता है, 20 मीटर चलता है। अब सोचो सर, यहाँ से इसको ऐसे कह दो, ठीक है, ये हो गया 60 डिग्री के कोण पे चलता है उत्तर पूरब में, तो होता है a cos थीटा। जब उत्तर पूरब बोलेगा ना सर तो आपको लेना पड़ेगा कितना, a cos थीटा। उत्तर पूरब में क्या लेना पड़ेगा, a cos थीटा। ठीक है, हमसे पूछा है सर तो कितनी दूरी चलेगी, इधर का दूरी में हमको लेना पड़ता है a cos थीटा। उत्तर पूरब बोलेगा तो a cos थीटा। ठीक है सर, आ जाना। जब इन्हें बोलेगा सर तो पश्चिम और दक्षिण बोलेगा सर तो आपको लेना पड़ेगा b sin थीटा। ठीक है सर, आ जाना। उधर हमको बोला है तो a cos थीटा, यानी दूरी बराबर जो हो जाएगा सर वो हमारा होगा a cos थीटा। a का मान कितना है सर, यहाँ से यहाँ हमें ये a का मान इधर कितना है, तो सर ये 20 मीटर चलता है तो a का मान हो गया 20 गुने कॉस थीटा का मान कितना हो गया 60 डिग्री, यानी इसको कहेंगे 20 और गुने कॉस थीटा। 60 का मान होता है 1/2, ये 2 से कटेगा सर, कितना बार में कटेगा, 10 मीटर हो जाएगा, यानी आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस बात को जरा नोट कर लेना है कि जब आपको बोलेगा उत्तर पूरब में तो आपको लेना पड़ेगा 10 मीटर। कितना लेना पड़ेगा मेरे भाई, 10 मीटर लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए जरा आइएगा सवाल नंबर 10 की तरफ। ये 10 नंबर सवाल क्या कहता है सर, जरा गौर कीजिएगा। ठीक है, कहता है तांबे की आयताकार प्लेट में एक गोल छेद किया गया है,
प्लेट को गर्म करने पर छेद का आकार, अरे भाई बनेगा रे, भरोसा करे कि नहीं बनेगा। अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा सर? अगर बनेगा तो एक बार एस लिखो ना, और नहीं बनेगा तो नो लिखो, लेकिन लिखना तो पड़वे करेगा रे भाई। हाँ, क्योंकि हम बोलते हैं तुम्हारे ऊपर, और तुमको तो संदीप कुमार के ऊपर प्यार जताना पड़ेगा नु जी। आइएगा सर, देखो क्या बोला है, सवाल को जरा गौर करना। कहता है तांबे की आयताकार प्लेट में एक गोल छेद किया गया है। तांबे का एक आयताकार प्लेट है मेरे भाई, आयताकार ऐसे होता है, आयताकार प्लेट है, इसमें गोल छेद किया गया है इस प्रकार से। प्लेट को गर्म करने पर छेद का आकार, जब प्लेट को आप गर्म करेंगे तो छेद का आकार जो होगा सर, देखो ये प्लेट को जब यहाँ से गर्म करेंगे ना सर, तो ये छेद का जो आकार है वो हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा मेरे भाई, बढ़ेगा। और ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी होगा। ये कब किस में संभव है, तो ये तांबे में संभव है। तो जब भी आपसे सवाल बोलेगा कि तांबे की आयताकार प्लेट में एक गोल छेद किया जाता है, और जब उसको गर्म करेंगे तो छेद का आकार बढ़ेगा। छेद ऐसे भी बढ़ते करता है। आइएगा सर, सवाल नंबर कितना, 11 की तरफ आइएगा। 11 नंबर क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा। ये सवाल कितने लोगों से बनेगा आए? बाकी का ऑप्शन का होगा रे, बाकी का ऑप्शन चल गया गंगा नहाने का। रुक जा रुक जा रुक जा भाई, रुक जा रुक जा, वाह ऑप्शन ही खत्म हो गया है सर। आइए हम आपको लिखा देते हैं सही इसका आंसर, क्या कि इसका आंसर तो ये दो ऑप्शन में से कोई नहीं है। कहता है सर क्या कि ताप जो फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस पैमाने पर बराबर होता है, वह ताप जो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस पैमाने पर बराबर होता है, वो हमारा होता है मेरे भाई शुद्ध जल का क्वथनांक। ठीक है, हमने क्या बोला कि ताप जो फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस पैमाने पर बराबर होता है वो शुद्ध जल का क्वथनांक। ठीक है सर, हमने क्या बोला है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा कि दो वस्तुओं में ऊष्मा का प्रभाव निर्भर करता है उनके तापमान पर, तापांतर पर। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है, ये भी आपसे पूछ सकता है मेरे भाई कि दो वस्तुओं में ऊष्मा का प्रभाव निर्भर करता है किस पे। इसी से रिलेटेड सवाल है, दो वस्तुओं में ऊष्मा का प्रभाव निर्भर करता है, दो वस्तुओं में ऊष्मा का प्रभाव निर्भर करता है किस पे, किस पे ऊष्मा का प्रभाव निर्भर करता है, तो वस्तु के तापांतर पे। किस पे मेरे भाई, तो तापांतर पर, उनके 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 तापांतर पे। किस पे, तापांतर पे, उनके तापांतर पे। ठीक है, तापांतर पे पकड़ पा कर देना। ठीक है, आपसे पूछेगा दो वस्तुओं ऊष्मा का प्रभाव निर्भर करता है, दो वस्तुओं में ऊष्मा का प्रभाव निर्भर करता है तो उनके तापांतर पर। हमने क्या बोला है कि दो वस्तुएं में ऊष्मा का प्रभाव निर्भर करता है तो उनके तापांतर पर। ये 2014 में पूछा गया था मेरे भाई। ठीक है सर, आइएगा, हमसे पूछा है ताप जो फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस पैमाने पर बराबर होता है तो वो शुद्ध जल का क्वथनांक होता है। ठीक है, चलिए आइएगा सर, ऑप्शन अगला की तरफ आइएगा, सवाल नंबर 12 की तरफ। 12 नंबर कहता है ना जी कि जरा तुम हंसकर बोलो ना मुझे भी प्यार हो जाए। आहा, कहता तांबे की एक गेंद को गर्म करने पे सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि होगा कौन? अच्छा, व्यास में होगा, पृष्ठ में होगा, आयतन में होगा, या नन ऑफ दिस। देखो सर, हमारे पास तांबे का एक क्या है, तो तांबे का एक हमारे पास गेंद है, इसको गर्म करेंगे तो सबसे ज़्यादा किस में वृद्धि होगा? देखो, जब इसको गेंद को गर्म करेंगे ना सर, तो गेंद का सबसे ज़्यादा जो वृद्धि होगा वो हमें आयतन में होगा। किस में होगा मेरे भाई? आयतन में होगा। किस में होगा सर? तो ये आयतन में होगा। ठीक है, हमने क्या बोला है कि तांबे के एक गेंद को गर्म करने पे सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि किस में होगा? तो सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि आपको आयतन में होगा। किस में होगा मेरे भाई? आयतन में होगा। नहीं, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? तो सी होगा। ये आप सोचना, अगला क्वेश्चन की तरफ आना, सवाल नंबर 13। ले, सवाल नंबर 13 में बेगलू फेरा, केकरा केकरा बेलो फेरा। सवाल नंबर 13 में किनको किनको हुआ दिक्कत? अगर आपको हुआ दिक्कत तो कमेंट कर दो, सारे दिक्कतें मैं कर दूंगा यूँ ख़त्म।
आइए सर, देखो हमने क्या बोला है, हमने बोला है आपको सर कि एक तापमापी पर हिमांक 20 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक 150 डिग्री सेल्सियस है। इस तापमापी पर 60 डिग्री सेल्सियस का ताप होगा। इसका एक सवाल होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है C/100 बराबर T/T1 माइनस T2/T1। ठीक है सर, हमने क्या बोला, जहां पे C का जो मान है वो 60 डिग्री है, आ जाना। T का जो मान है मेरे भाई, वो T का मान आपको पता नहीं है, यही T निकालना है। ठीक है, आ जाना। T इक्वल टू वाट, T1 इक्वल टू है जो मेरे भाई वो 20 है, ये T2 इक्वल टू है जो मेरे भाई 150 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, आ जाना। हमने क्या बोला है कि जब भी आपको कहेगा एक तापमापी पर हिमांक, क्वथनांक, हिमांक और क्वथनांक का डिग्री सेल्सियस में वैल्यू दिया रहे, तो ऐसे केस में आपके पास ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला अपने आप में कहता है C/100 इक्वल टू T-T2/T1। ठीक है सर, आ जाना। अब कहोगे सर कि जो हमारा T2 किसको कहेंगे सर? ठीक है, T2 जो कहेंगे सर वो क्वथनांक के डिग्री सेल्सियस को कहेंगे। ठीक है, हिमांक के डिग्री सेल्सियस को T1 कहेंगे सर। ठीक है, आ जाना। यहां तक किसी को दिक्कत, परेशानी, तकलीफ है तो बता देना सर। तो ऐसे केस में ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 60/100 बराबर T/T1। T1 के मान कितना है 20/T2 माइनस T1 यानी 150 माइनस 20, यानी कहने का सेंस है सर एगो जीरो से एगो जीरो गला खोपचे में सर, यानी 6/10 यानी कहे का मतलब 3/5, ये हो गया 3/5 बराबर T माइनस 20। अब बट्टा में इसको घटा दो तो हो जाएगा कितना 130। 130 को उल्टा पुल्टी गुना कर दो, इसको गुना इसके साथ, तो 3 गुने 130 इक्वल टू इसको इससे गुना कर दो तो ये कितना हो जाएगा सर, ये आपको 5T। अब पंद है के 20×5 = 100 यानी ये 100 हो जाएगा। इसको इधर लेकर के आओ सर, तो ये कितना हो जाएगा, घटा दो डायरेक्ट, ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 3 से गुना कर दो ना, 3 3 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा यानी 390 हो जाएगा। यानी ये 390 में ये माइनस में इधर आएगा प्लस में 100। अब बराबर में कितना है सर, ये आपको 5T है, इसको जोड़ दो तो ये हो जाएगा 490। अब बराबर में कितना 5T। अब ये बटा में आएगा तो हो जाएगा 490 बटा में कितना 5। अब बराबर में कितना T। आइएगा जरा, इसको 5 से भाग दे दो, तो जब 5 से भाग देंगे सर तो ये कट जाएगा, यानी हो जाएगा 8×5 = 40, 9×5 = 45, 9 बार में 9×5 = 45, 9 बार में हो गया सर। अब यहाँ पे कितना हो गया 5 दूनी 10, यानी कितना आपको 9×5 = 45, 4 हो गया, 8×5 = 40, 8 हो गया। ठीक है, यानी ये आपको जो है सर वो 98 डिग्री सेल्सियस आएगा। T का मान 98 कहीं दे रहा है, 98 नहीं दे रहा है सर, लेकिन इसका आंसर सटीक कितना होगा 98 डिग्री सेल्सियस। ये आपको 98 है, 90 नहीं है, ये आपको 98 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो D हो जाएगा, 98 डिग्री सेल्सियस। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? जब क्वेश्चन का क्वालिटी ऐसा हो, जब क्वेश्चन का क्वालिटी ऐसा हो तो आपको भी करना पड़ेगा यही काम जो हमने किया। ठीक है सर, कुछ नहीं करना है, C/100 इक्वल टू T माइनस T1/T2 माइनस T1। ठीक है, जहां पे सर T1 जो कहलाएगा वो कहलाएगा सर हिमांक के डिग्री सेल्सियस वैल्यू, T2 जो होगा सर वो क्वथनांक की डिग्री सेल्सियस वैल्यू। बाकी सर ये आपको C का मान ये हमारा होगा, कहाँ गया सर, तापमापी हमारा C कहलाएगा। बाकी ये T आपको निकालना है सर, तो यहाँ से हमने निकाल देंगे। कितने लोगों को ये सवाल समझ में नहीं आया जरा बताइएगा सर, उनको हम अपने साली से सवाल समझाएंगे। वो कह रहा होगा फोन पे सर आइए, खुद ही इंसान सिंगल मर रहा है। आइए सर सवाल नंबर सवाल नंबर कितना होगा सर, 14 नंबर की तरफ आइएगा। ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है सर, लेकिन आंसर इसका बहुत छोटा होगा। अच्छा ये क्या कहता है सर, जरा इसके ऊपर भी हम देख लेते हैं, देखते हैं ये सवाल में कितना दम है। दम तो सवाल में है ये है सर, बट आपको अपना दम दिखाना पड़ेगा। ठीक है, आइएगा। कहता है एक आशंकित बेलन में 0 डिग्री सेल्सियस पर 200 मिलीलीटर द्रव भरा है। अच्छा, ताप 50 डिग्री कर देने पर द्रव का तल 205 मिलीलीटर के चिन्ह तक बढ़ जाता है, तो द्रव का आभासी प्रसार गुणांक, अच्छा आभासी प्रसार गुणांक बराबर होता है मेरे भाई डेल्टा भी बट्टा भी गुने डेल्टा T।
है ना। हमने क्या बोला, डेल्टा भी बटा भी गुने डेल्टा टी। कहिएगा सर ये डेल्टा भी क्या है, तो डेल्टा भी जो है मेरे भाई यहाँ पे गौर करना, पहले कितना मिलीलीटर था, तो पहले था 200, अब उसे बढ़ करके कितना हो गया, तो 205, यानी डेल्टा भी का जो मान होगा वो 205 में से 200 को माइनस कर देंगे यानी 5 हो जाएगा, यानी डेल्टा भी का मान कितना हो जाएगा 5। लेकिन कितना पे बढ़ा, तो 200 पे बढ़ा, तो 200 नीचे कर देंगे, आ जाना, गुने डेल्टा टी। डेल्टा टी का मान क्या होगा मेरे भाई, तो डेल्टा टी का मान होगा 50 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस, यानी 50 डिग्री सेल्सियस, यानी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, आइएगा, यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया, एलो समझ में जी कि ना एलो, एलो ना लोन फोन आ रहा है। आइएगा सर, अब यहाँ देखिएगा, कुछ करना नहीं, मैं आपको बताता हूँ। इसको 5 से काट दो सर। अच्छा 5 से काटेगा क्या, 5 के गुना में लग रहा है, दे रहा है। हाँ आओ इसको गुना कर दो, ऊपर 5 बटा में, ये 5 दूनी 10, यानी कितना हो जाएगा सर, ये पहले से 3 जीरो है ना सर। अब 5 दूनी 10, जब ये 5 को 2 से गुना करें तब फिर एगो जीरो आ जा रहा है, यानी कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपको 10 4 जीरो हो जाएगा, है ना सर। इस प्रकार से, यानी इसको हम लिख सकते हैं 5 बट्टा 10 पे पावर 4। इसको ऊपर भेजेंगे तो 5 गुने 10 पे पावर -4 हो जाएगा, क्योंकि ये बट्टा में नीचे में है प्लस, पावर में प्लस है, और ऊपर जाएगा तो माइनस पावर हो जाएगा सर। किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ है तो बता देना सर, आपकी सारे तकलीफ़ों को मैं कर दूंगा यूं ख़त्म, यूं मतलब यूं ख़त्म। ठीक है सर, चलिए आइएगा सर, जरा आते हैं हम लोग अगले सवाल की दुनिया में। अगला सवाल क्या कहता है, जरा गौर करना। अच्छा ये सवाल सबको समझ में आया कि नहीं आया, जब क्वेश्चन की आभासी प्रसार गुणांक जब आपसे पूछेगा, तो आभासी प्रसार गुणांक बराबर होता है डेल्टा भी बटा भी गुने डेल्टा टी। ठीक है, आइएगा, डेल्टा भी क्या करना है ना सर, कि जितना पहले था और जितना बढ़ा, तो जो बढ़ा उससे डेल्टा भी को मतलब माइनस कर देंगे, तो निकल जाएगा डेल्टा भी। कितना पे बढ़ा, तो 200 पे बढ़ा, तो भी का मान 200 हो जाएगा। और यहाँ पे है सर डेल्टा टी का 50 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ, क्योंकि 0 से 50, तो 0 से 50 में कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, 50 से रहेगा, तो हमने डायरेक्ट इसको 50 कर दिया। आइएगा अगला सवाल की तरफ आइएगा सर, ये सवाल क्या कहता है, ये कहता है ना जी कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 100 ग्राम तथा विशिष्ट उष्मा 0.11 कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस हो, तो उसकी उष्माधारिता क्या होगा। जब आपसे पूछेगा उष्माधारिता, आपसे क्या पूछेगा मेरे भाई, उष्माधारिता, जब आपसे पूछेगा उष्माधारिता, तो उष्माधारिता बराबर होता है MS। ठीक है, आ जाइएगा, उष्माधारिता बराबर क्या होता है MS। अब देखिएगा, जहां पे कितना ग्राम है, तो 100 ग्राम है, यानी 100 हो जाएगा गुने S का वैल्यू कितना है, तो 0.11 कैलोरी है, यानी 0.11 हो जाएगा। अब यहां से क्या करना है सर, कि ये पॉइंट को हटाइए, तो बटा में 100 लिखिए। ठीक है सर, आ जाइएगा, अब इसको क्या करना है, ये 100 से वो 100 गला खोपचे में, यानी कितना हो गया मेरे भाई, ये 11 कैलोरी हो गया। कितना कैलोरी हो गया, तो 11 कैलोरी हो गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया सर, तो ये बी हो गया। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ कष्ट है तो बता दो सर, आपके सारे कष्ट को मैं कर दूंगा यूं खत्म। ठीक है सर, चलिए आइएगा क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ। अगला क्या कहता है, सवाल नंबर 16 की तरफ आइएगा। 16 नंबर कहता है ना मेरे भाई कि उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनाता है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा। अच्छा इतना सवाल हल्का आएगा रे, यही सब सवाल आता है। ये सवाल ना तो हल्का है और ये सवाल ना तो हार्ड है, ये सवाल एकदम मॉडरेट सवाल है, इसको कहता है ना मॉडरेट सवाल। मॉडरेट मतलब समझ रहा है नू, हाँ एकदम सर कहता है ना सर आने वाला सवाल। ठीक है, एकदम यही सब सवाल एकदम आने वाला है, थोड़ा सा इसको गौर करना। ठीक है सर, आइएगा जरा इधर से, लाइटिंग का प्रॉब्लम है सर, स्टूडियो में लाइट सेटअप ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आ जाना। कहता है उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु। अच्छा एक उत्तल दर्पण मेरे पास है, उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखे, इसका मतलब यू का मान कितना हो गया, -40 सेंटीमीटर। ठीक है सर, आ जाना। हमें कहता है 10 सेंटीमीटर दूर पर बनाता है। अच्छा प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव होता है, कितना है 10 सेंटीमीटर है। हमसे क्या पूछा है, फोकस दूरी यानी F का मान पूछा है। आप जरा बताइएगा सर कि दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र क्या होता है।
दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v और प्लस में 1/u, जहां पे 1/f, f तो हमको निकालना ही है, फोकस हमको निकालना ही है, 1/f बराबर 1/v, v का मान कितना है 10 प्लस 1/u, u का मान कितना है 40 यानी 1/-40। ठीक है, ये माइनस को प्लस से गुना कर दो सर, तो 1/f बराबर 1/10 और माइनस से कर दो प्लस को गुना तो हो जाएगा माइनस, हो जाएगा 1/40। ठीक है सर, अब क्या करना है सर कि 1/f बराबर ये क्या करना है 40 को कर लो एलसीएम। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 10 चौक 40 यानी 4 हो जाएगा और माइनस कितना 1 हो जाएगा यानी ये हो जाएगा 3/40। अब देखिएगा ये हो गया 3/40 यानी 1/f बराबर 3/40। इसको ऊपर कर दो, ये नीचे वाला को ऊपर, इसको भी ऊपर कर दो तो f/1 हो जाएगा यानी ये कितना हो जाएगा सर, ये 40/3 हो जाएगा। अब देखो इसको जरा भाग दे दीजिए सर, जब इसको भाग देंगे 3 से 40 को तो कितना बार में कटेगा, एक बार में हो गया और कितना 10 तो 3 3 9 यानी कितना 13.33 आएगा यानी f का मान आ जाएगा कितना 13.33 आएगा। ठीक है, ये क्या मीटर में है कि सेंटीमीटर में है, सबका सब सेंटीमीटर में है। ठीक है, आइएगा ये कितना हो गया सेंटीमीटर, 13.33 सेंटीमीटर यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया सी हो गया। सवाल समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया ना 40 ठीक तो है रे 3, हाँ चलो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया सर, तो ये आपको सी हो गया। अगला 17 नंबर सवाल, 17 में हो जाए तो खतरा, और किनको किनको लगता है कि 17 में होगा खतरा, लेकिन खतरा तो होने नहीं देगा संदीप कुमार। जरा तुम हंसकर बोलो ना मुझे भी प्यार हो जाए। आइए सर जरा देखते हैं, कहता है सर क्या, एक उत्तल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है तो आवर्धन क्या होगा। अच्छा, एक उत्तल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना है मेरे भाई 10 सेंटीमीटर। आप जरा सोचिएगा, उत्तल दर्पण है वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव होगा, फोकस जो होगा वो वक्रता त्रिज्या का आधा होगा यानी ये प्लस 5 सेंटीमीटर फोकस हो जाएगा। हमें कहता है उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या इतना है के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा जाता है, यानी 15 सेंटीमीटर की दूरी पे एक वस्तु रखा जाता है, यानी वस्तु दूरी हो गया 15 सेंटीमीटर, लेकिन 15 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा जाता है, इसका मतलब वस्तु दूरी क्या होगा निगेटिव होगा। ठीक है सर, आप जरा इधर आइएगा, हमसे क्या पूछा है आवर्धन, आवर्धन होगा, आवर्धन कहे तो मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है v/u, आवर्धन बराबर होता है, आवर्धन कहे तो m बराबर होता है -v/u। हमें u तो पता है लेकिन v नहीं पता है, तो v पहले निकालना पड़ेगा, तो 1/f बराबर 1/v अब प्लस में 1/u। आइएगा 1/f, f का मान कितना है 5 यानी 1/5 बराबर 1/v, v का मान हमको नहीं पता है, आ जाना तो 1/v हो जाएगा प्लस 1/u, u का मान कितना है सर -15 है यानी 1/ क्या हो जाएगा -15। ये माइनस को इससे गुना कर दो सर, 1/5 ये माइनस गुने प्लस क्या हो जाएगा माइनस यानी हो जाएगा 1/v माइनस 1/15। इसको इधर भेज दो तो 1/5, ये माइनस में इधर आएगा प्लस में 1/15, अब बराबर में क्या हो जाएगा 1/v। आप जरा ऐसे कीजिएगा सर, इसको एलसीएम कर लो यहाँ से। ठीक है, क्या कर लो 15 को एलसीएम कर लो तो हो जाएगा 5 या 15 यानी 3 बार में हो जाएगा, 5 एकम 15 एकम 15 यानी 1 बार में यानी 1/v हो जाएगा। इसको क्या करो सर 4/15 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4/15 बराबर 1/v। इसको उलट दो सर तो 15/4 बराबर हो जाएगा v/1 यानी v का मान कितना आ गया 15/4। हमसे किसका मान पूछा है, हमसे पूछा आवर्धन बराबर -v/u। अब सोचिएगा सर v का मान कितना आ गया -15/4 यानी v की जगह लिखेंगे 15/4 है ना, बटा u का मान कितना है सर तो -15, तो इसको जगह -15 कर दो, ये माइनस से माइनस गला खोपचे में सर। अब क्या करो देखो ये यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं, 15 के नीचे कुछ नहीं तो 1, ये 1 को गुना करेंगे ऊपर वाले के साथ, इसको गुना करेंगे इसके साथ यानी 15 एकम 15 यानी ऊपर कितना हो जाएगा सर, इसको थोड़ा सा यहीं लिख देते हैं। ठीक है, आ जाओ इधर, इसको यहाँ से यहाँ लिख देते हैं, ऊपर हो जाएगा 15। ठीक है सर, आ जाना यानी हो जाएगा m बराबर ऊपर कितना हो जाएगा 15 और नीचे में हो जाएगा 4 गुने 15, ये 15 से 15 गला खोपचा में यानी 1/4 यानी आवर्धन का मान कितना आ गया 1/4, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ गया तो सी में गया। सबको समझ में आया, मैथ सभी के सबके दिल तक गया कि नहीं गया सर, अगर आपके दिल तक मैथ गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। ठीक है सर, चलिए जरा आइएगा सवाल नंबर अगला की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, सवाल नंबर 18, कितना नंबर 18 कहता है एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने
अवतल लेंस के फोकस पर स्थित है तो वस्तु की स्थिति होगी क्या? सवाल कितने लोग बनाएगा? सवाल कितने लोगों को समझ में आया? अगर आया तो कमेंट कर दो सर। सवाल पता है कि बोला है रे, एक वस्तु 30 सेंटीमीटर के फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के फोकस पर स्थित है। अच्छा, एक वस्तु है, ठीक है, जो फोकस पर स्थित है, यानी हमारा है अवतल लेंस, और अवतल लेंस के जो वस्तु दूरी होता है मेरे भाई वो क्या लेंगे सर? निगेटिव लेंगे, ठीक है। यानी हमारा जो वस्तु दूरी है वो -30 सेंटीमीटर और फोकस जो है वो भी है सर आपको 30 सेंटीमीटर, तो फोकस भी माइनस मिलेंगे, ठीक है। आ जाइएगा। हमसे क्या पूछा? प्रतिबिंब की स्थिति मतलब भी का मान भी बराबर वाट। फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v, अब प्लस में सॉरी लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u, ठीक है। आइएगा 1/f, f का मान कितना है सर? -30 है, ठीक है, इक्वल टू 1/v, v का मान कितना है? -30 है, इक्वल प्लस 1/u, u कर दो, सॉरी रुक जा, v का मान तुमको निकालना है, u का मान हमको पता है ना। अब माइनस कितना? 1/u, u का मान कितना? -30 है। ये माइनस गुने प्लस क्या हो गया? माइनस, यानी 1/- में 30, ये माइनस गुने प्लस हो गया, माइनस गुने माइनस हो गया प्लस, बराबर 1/v। अब प्लस में 1/30, इसको इधर लाओ, -1/30, इसको लाएंगे इधर तो -1/30 बराबर 1/v, यानी कहने का सेंस है कि 30 को कर लेंगे एलसीएम तो हो जाएगा -1 बराबर 1/v, यानी हो गया -2/30 और बराबर 1/v। 2 से काटेंगे 15 बार को, यानी -1/15 बराबर 1/v, यानी कहने का सेंस है सर कि v बराबर हो गया कितना? -15 सेंटीमीटर, यानी v का मान कितना आ गया? -15 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। देखा, और ये माइनसो था प्लसो था, अगर यहाँ पे हम गड़बड़ हो जाते कि माइनस और प्लस में तो क्या ये आंसर मिल पाता? नहीं मिल पाता सर। तो यही तो हमको समझना था सर, यही तो हमको जानना था सर। इसी को तो कहा जाता है मैथ, सॉरी फिजिक्स। तो फिजिक्स ही मैथ है और मैथ का आधा भाग फिजिक्स है। तो मैथ के बिना फिजिक्स अधूरा है और फिजिक्स के बिना मैथ अधूरा है, और केमिस्ट्री बायोलॉजी के बिना अधूरा है और बायोलॉजी केमिस्ट्री के बिना अधूरा है, ठीक है सर। आ जाना, किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ है तो बता देना सर। आपके लिए हमने सर टोटल 20 क्वेश्चन की वादा किया था, 18 क्वेश्चन करवा दिए हैं, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन हमने आपको लिखा के भी करवाए हैं, तो ओकरो जोड़ोगे ओकरा जोड़ोगे तो 30 वो पहुंचा देंगे ठीक है सर। बाकी थैंक यू, लव यू। क्लास कैसा लगा कमेंट करके बता देना। तो आप मेरे साथ डेली जुड़िए, शाम को 6 बजे, सुबह को 10 बजे। बाकी थैंक यू, लव यू।